तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। पर मुझे जो बात खाई जा रही है वो ये है कि क्यों लोग किसी का साथ छोड़ देते हैं, एक साथ रहने का वादा करते हैं और उसे बड़ी ही आसानी से तोड़ भी देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, और ये सब होना आज के ज़माने में एक आम बात है। पर अगर जिसने धोखा खाया हो और वो इंसान जिंदा ही ना रहे तो इसके बाद ये जानने के लिए कि आखिर धोखे का मौत से क्या लेना देना है, कहानी को पूरा सुने। और हाँ, जैसा कि मैं आपको हमेशा की तरह बताता हूँ, हमारा ये चैनल पूरी तरह से काल्पनिक है। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों से जुड़ना है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज की कहानी के लेखक हैं हिमांशु कोहली और आवाज़ है महेश आर्य। मानसी और हिमांशु अपने दो लड़कों के साथ बहुत खुश थे। मानसी का बड़ा बेटा 15 साल का था और छोटा 12 साल का। मानसी के परिवार में किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं थी। हिमांशु का अपना बिजनेस था जिसके चलते वो अक्सर घर से बाहर ही रहता था। इस वक्त भी घर से दूर ही था। हिमांशु को घर से दूर काफ़ी दिन हो चुके थे। एक दिन की बात है जब मानसी अपने कमरे में बैठकर आराम से कपड़ों पर प्रेस कर रही थी कि अचानक मानसी का फोन बजा। कॉल हिमांशु का ही था। मानसी ने कहा, हेलो। हिमांशु ने कहा, हो मानसी, कैसी हो तुम? तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ और रोज तुम्हें याद करता हूँ। मानसी ने कहा, अच्छा इसीलिए अभी तक घर नहीं आए ना? अच्छा हिमांशु, कब आ रहे हो बताओ ना। हिमांशु ने कहा, मुझे यहाँ अभी काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम बच्चों को लेकर यहीं आ जाओ। मैं ट्रेन की टिकट बुक करके तुम्हें मैसेज कर दूंगा। इतना कहकर हिमांशु ने फ़ोन काट दिया और टिकट बुक करके तुरंत ही मैसेज भी कर दिया। मानसी का दिल खुशी से झूम उठा था। मानसी को अपने पैकिंग की तैयारियां शुरू करनी थी। वो खुश थी और इस खुशी की सबसे बड़ी वजह थी हिमांशु, क्योंकि हिमांशु अक्सर घर से बाहर रहता था। पर इस बार उसने 5 सालों में पहली बार ऐसे फ़ोन करके मानसी को अपने पास बुलाया था। मानसी ने पूरा बैग पैक किया और अगले दिन ठीक 11 बजे ट्रेन का टाइम था। मानसी अपने दोनों बच्चों को लेकर स्टेशन पहुंची तो वहां उसे काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिली। ट्रेन सामने ही खड़ी थी पर भीड़ ज़्यादा थी, तो मानसी को लगा कि इसमें जाना ठीक नहीं होगा। पर जब उसने टाइम देखा तो पता चला कि ये वही ट्रेन है जिसमें उसे जाना है। मानसी ने दोनों बच्चों का हाथ कसकर पकड़ा और ट्रेन की तरफ दौड़ी। भीड़ इतनी थी कि मानसी को बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पा रही और एकदम से ट्रेन के निकलने का सायरन भी बजा। मानसी ने कोशिश जारी रखी और ट्रेन के निकलने से पहले ही जल्दबाजी में ट्रेन के आखिरी डब्बे में चढ़ गई। अंदर जाकर उसने राहत की सांस ली, पर जब उसने ट्रेन के अंदर चारों ओर नज़र दौड़ाई तो समझ आया कि जिस डब्बे में वो चढ़ी है उस डब्बे में उसके अलावा और कोई नहीं था। मानसी थोड़ा घबराई और बच्चों का हाथ पकड़कर चुपचाप बैठ गई। इधर उधर देखा तो पता चला कि जिस डब्बे में वो है वो शायद सामान रखने वाला डब्बा था। इतना सोचकर वो आराम से बैठी रही। पर कुछ ही देर बाद जब मानसी थोड़ी नींद में थी, उसके कानों में एक आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ सुनकर ऐसा मालूम होता था जैसे कोई आदमी किसी से कुछ अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा हो। आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। मानसी की आंख खुली तो देखा एक आदमी सामान को हटाता हुआ लगातार बात करता हुआ मानसी के सामने आ बैठा। हेलो। मानसी उसे देख चौंक गई। वो एकदम से मानसी के पास आकर बोला, मैडम देखिए ना, ये आदमी हमारी बात नहीं मान रहा है। हम कितना समझाए इसको, ये सुनने को तैयार ही नहीं है। मैडम आप हमारी मदद कीजिए। वो आदमी इतना कहकर मानसी के सामने सर झुकाकर रोने लगा और जैसे ही मानसी कुछ कहने को हुई, अचानक उसने अपना चेहरा ऊपर की ओर किया।
मानसी को देख अजीब सा मुस्कुराया और ट्रेन के दरवाजे तक भागकर गया और वापस पलटकर मानसी को घूरने लगा और अजीब सी मुस्कुराहट लिए ट्रेन से बाहर कूद गया। मानसी के दोनों हाथ उसके मुंह पर थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। इस वक्त वो सहम चुकी थी। वो चुपचाप बस बाहर की ओर देखे जा रही थी कि तभी उसके छोटे बेटे ने मानसी को हिलाते हुए कहा, मम्मा मम्मा ये कौन था? मानसी जैसे एकदम से नींद से जागी। मानसी ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और अगला स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की चैन खींच डाली। लेकिन ट्रेन स्टेशन पर आकर ही रुकी और जैसे ही ट्रेन रुकी मानसी भागकर पुलिस के पास जा पहुंची। वो इतनी घबराई हुई थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। पुलिस ने मानसी को ऐसी हालत में देखकर कहा, अरे मैडम क्या हुआ आपको? जब आप कुछ बोलोगे नहीं तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? मानसी ने रोते हुए सारी बात बताई। मानसी की सारी बात सुनकर पुलिस ने कहा, मैडम आप टेंशन मत लीजिए, हम पता लगाते हैं कि वो आदमी कौन था। आपको तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। एक काम कीजिए, अपना नंबर और एड्रेस यहाँ लिख दीजिए। जैसे ही कुछ पता लगेगा हम आपको बताएंगे। अब आप जाइए। मानसी ने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और ट्रेन की ओर बढ़ने लगी। मानसी कुछ ही दूर चली होगी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका एक हाथ खाली है, जबकि वो अपने दोनों बच्चों के साथ आई थी। एक तो जो मानसी ने अभी अभी देखा उससे वो उभर नहीं पाई थी और अब ये उसका बड़ा बेटा उसके पास नहीं था। मानसी ने इधर उधर देखा तो उसे अपना बड़ा बेटा कहीं नहीं दिखा। मानसी रोते हुए भागकर ट्रेन के लास्ट कोच में पहुंची तो पाया कि उसका बेटा वहीं कोने में दोनों पैरों के बीच अपने सर को छुपाया बैठा है। मानसी ने जल्दी से जाकर उसे गले लगा लिया और जब उसे लगा कि उसका बेटा ना हिल रहा है ना ही कुछ कह रहा है तो मानसी की जान मानो हलक में ही दबकर रह गई हो। मानसी ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि उसका बेटा बेहोश हो चुका है। मानसी ने वहां खड़े कुछ लोगों से मदद लेकर उसे पास ही में किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया और समय मिलते ही हिमांशु को फोन लगाया। फोन उठाते ही मानसी ने कहा, हिमांशु। मानसी को रोता हुआ देख हिमांशु ने कहा, मानसी क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम रो क्यों रही हो? मानसी ने रोते रोते हिमांशु को सारी बात बताई और ये सब सुनते ही हिमांशु ने कहा, मानसी तुम चिंता मत करो, मैं अभी आया और अब कहीं मत जाना, वहीं रहना, मैं वहीं आता हूं। इतना कहकर हिमांशु ने फोन काटा और तुरंत ही गाड़ी से निकलकर वहां से निकल पड़ा। अक्षत को बेड पर लेटे 3 घंटे हो चुके थे। अब तक ना तो उसने कुछ बोला था और ना ही कुछ खाया था। उसकी ये हालत देख मानसी ने डॉक्टर के पास जाकर पूछा, डॉक्टर मेरा अक्षत ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, जी आपका बेटा भी ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। वो सफर में अक्सर ऐसा हो जाता है और अभी तो वो वैसे बच्चा ही है। थोड़ी देर में आप उसे ले जा सकते हैं, उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मानसी को थोड़ी राहत मिली। थोड़ी ही देर में कोहली भी वहां आ पहुंचा। अक्षत और मानसी को लेकर वहां से अपने घर की ओर चला गया। पूरे रास्ते अक्षत चुपचाप बैठा रहा और जब घर पहुंचे तो उतरकर अक्षत सीधा कमरे में जाकर लेट गया। हिमांशु और मानसी दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हिमांशु ने कहा, अरे डरा हुआ है बेचारा, और कुछ नहीं है, कल तक वो ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। आओ अंदर चलते हैं, आओ। दोनों ने अंदर जाकर देखा तो पाया कि अक्षत आराम से बेड पर सो रहा है। ये देख मानसी और हिमांशु को राहत मिली और वो दोनों भी अपने छोटे बेटे को लेकर दूसरे कमरे में आराम से सो गए। ये दिन तो उनका बड़े आराम से गुजर गया। अगले दिन हिमांशु और मानसी दोनों आराम से अपने कमरे में सो रहे थे और वहीं दूसरी तरफ अक्षत और उसका छोटा भाई अलग कमरे में सो रहे थे।
हिमांशु को नींद में ऐसा लगा जैसे उसे कोई बुला रहा हो। हिमांशु, हिमांशु, हिमांशु एक झटके से उठा। कमरे में ध्यान से देखा तो पाया वहां कोई नहीं था। इस वक्त हिमांशु थोड़ा डर सा गया था, पर जैसे ही हिमांशु लेटा तो अचानक एक जोर की आवाज हुई। हिमांशु की नींद अब उड़ चुकी थी। वो उठकर धीरे कदमों से बाहर की ओर जाने लगा, पर हिमांशु जैसे जैसे कदम आगे की ओर बढ़ा रहा था वैसे वैसे हिमांशु को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसके ये बढ़ते कदम उस होने वाली आवाज को पैदा कर रहे हो। हिमांशु अपने दरवाजे तक पहुंचा, पर उसके दरवाजा खोलने से पहले ही हिमांशु को पीछे से एक आवाज आई। हिमांशु, सुनो हिमांशु। मानसी की यह आवाज सुनकर हिमांशु वापस आकर बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। 5 ही मिनट में हिमांशु को नींद आ गई और रात भी बड़े आराम से कट गई। अगले दिन जब हिमांशु ने मानसी को वो रात वाली बात बताई तो मानसी ने कहा, हिमांशु, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से ट्रेन से आई हूं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई। मानसी और हिमांशु दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक अक्षत के कमरे से एक आवाज आई। हिमांशु और मानसी दोनों ने भागकर जैसे ही अक्षत के कमरे का दरवाजा खोला तो पाया अक्षत बेड पर बैठकर लगातार हंसते जा रहा था और नीचे जमीन पर अक्षत का छोटा भाई सर पर चोट लगने की वजह से बेहोश पड़ा था। ये देख हिमांशु जोर से चिल्लाया, अक्षत, 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 अक्षत। अक्षत ने हिमांशु की ओर देखा और बेहोश हो गया। हिमांशु ने भागकर अक्षत को पकड़ा और बोलने लगा, अक्षत, अक्षत, अक्षत। अक्षत ने एकदम से आंखें खोली और कहा, हिमांशु, पहचाना मुझे? राजेश, तूने भी तो मुझे ऐसे ही मारा था ना। तू भी मरेगा और तेरा अक्षत भी, तेरा पूरा परिवार खत्म। मानसी ने कहा, हिमांशु, हिमांशु, अपनी गलती मांगने से कोई छोटा नहीं होता। हिमांशु, अब तो मान जाओ तुम गलत थे। प्लीज मांग लो माफी। हिमांशु, हिमांशु, माफी मांग लो। माफी मांग लो हिमांशु, मांग लो, मांग लो माफी हिमांशु। आज से 15 साल पहले जब हिमांशु के पास सिर्फ एक छोटी सी नौकरी थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं था, तब उसी नौकरी के चलते उसे राजेश मिला और जेडी हिमांशु को पहले से ही जानता था। ये तीनों अक्सर हमेशा साथ रहते थे। तीनों में मित्रता गहरी हो चुकी थी। तीनों ने फैसला किया कि इस नौकरी से तो उनका घर ठीक से नहीं चलेगा, क्यों ना तीनों खुद का ही कोई बिजनेस कर लेते हैं। बड़ा दिमाग लड़ाकर तीनों ने लॉटरी डाली। किस्मत अच्छी रहने पर हिमांशु को लॉटरी लग गई। हिमांशु ने फैसला किया कि इन पैसों को वो किसी ऐसी जगह लगाएगा जहां से दुगना पैसा आ सके। तीनों ने बैठकर आपस में सलाह मशवरा कर एक छोटी सी दुकान खोली, जिसमें उन्होंने कार के पार्ट्स बेचना शुरू किया और इससे उन्हें काफी फायदा भी हुआ। यह बिजनेस इतना चला कि कोहली काफी खुश था कि उसने जितना पैसा लगाया है वो अब सब वापस आता दिख रहा था।
ये देखकर जेडी का दिमाग अपना संतुलन खो रहा था, पर हिमांशु को इस बात की भनक भी नहीं थी। राजेश एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसे बस इतना भरोसा था कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। पर एक बार हिमांशु को बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा, जिसका सिर्फ जेडी और हिमांशु को ही पता था। राजेश इस बात से अनजान था। एक दिन की बात है, जेडी राजेश को लेकर थोड़ा चिढ़ा हुआ था और बिजनेस के पैसों पर उसकी पूरी नजर थी। उसने मौका पाकर हिमांशु को भड़काना शुरू कर दिया। जेडी ने कहा, इस बार काफी अच्छी रकम हाथ आई है ना? हिमांशु ने कहा, हाँ, वर्कर्स ने इतनी मेहनत जो की है। जेडी, हाँ, मेहनत तो की है, पर मैं ये कह रहा था कि राजेश को इस बारे में नहीं बताते, ठीक रहेगा। हिमांशु ने कहा, ये क्या कह रहे हो? उसने अपना हर काम बड़े ईमानदारी से किया है। जेडी ने कहा, अरे काई का दोस्त, ABCD तक तो आती नहीं उसे, वो क्या हिसाब करेगा, नालायक है वो। हिमांशु, मेरी बात मान, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे कुछ मत दे, मैं ये कह रहा हूं जितना हर बार देता है उतना दे, बस। जेडी अपना काम कर चुका था, पर अब तक जितनी भी बातें हुई राजेश बाहर खड़ा सब सुन चुका था। राजेश ताली बजाता हुआ अंदर आया। बहुत बढ़िया जेडी, बहुत बढ़िया, तू यही कर सकता है, तेरे से तो यही उम्मीद थी। और हिमांशु, तू ऐसा करेगा ये कभी नहीं सोचा था। हिमांशु ने कहा, राजेश तू गलत समझ रहा है। जेडी ने भी सफाई देते हुए कहा, राजेश तू गलत समझ रहा है मेरे भाई, हम तो बस हिसाब। राजेश भड़कते हुए बोला, हिसाब करेगा? जो पैसे तू खुद हड़पना चाहता है उन सब का हिसाब करेगा तू। बता दूं हिमांशु को तेरे बारे में? हिमांशु, ये आदमी इतना गिरा हुआ है, इस आदमी की इससे पहले कि राजेश कुछ बोल पाता, जेडी ने फ्लावर पॉट राजेश के सर पर मार चुका था और राजेश निडाल होकर वहीं गिर पड़ा। हिमांशु ने कहा, ये तूने क्या कर दिया? उसे जान से ही मार डाला, अब हम क्या करेंगे? जेडी ने कहा, उसकी चिंता तू मत कर, मैं इसको ठिकाने लगा देता हूं, वैसे भी हमारे किसी काम का था ही नहीं। इसके बाद भी हिमांशु का काम चलता रहा और बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दिन खबर मिली कि जेडी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें यह पता चला कि उसकी मौत सर पर गहरी चोट लगने से हुई है, जबकि उसका पूरा शरीर बिना किसी खरोच के था। पर इस वक्त हिमांशु अपनी मौत का इंतजार कर रहा है जो उसके सामने है। ये सब सोच हिमांशु के आंसू निकल पड़े और उसने कहा, हाँ, मुझसे गलती हुई है, पर मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, ये सब जेडी ने किया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया राजेश, मेरे बच्चे को छोड़ दे राजेश, उसकी क्या गलती है? तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा, मैं तेरे घर वालों का ध्यान रखूंगा, उन्हें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं महसूस होने दूंगा, पर मेरे बच्चे को छोड़ दे, मेरे बच्चे को छोड़ दे। तभी अचानक पूरे कमरे में एक अजीब सी आंधी उठी और एक झटके से सब शांत हो गया। अक्षत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हिमांशु ने जल्दी से पैसों का एक बैग भरा, वहां से निकल पड़ा राजेश की घर की ओर। दोस्तों, इस कहानी में जो आपने सुना वो एक अजीब सी सच्चाई को दर्शाता है। ये सब जो हिमांशु पर बीत रहा था, दूसरों की नजर में वो नहीं था जो हिमांशु की आंखों के सामने था, और वो चाह कर भी किसी को बता नहीं सकता था, वरना लोग उसे पागल कहेंगे। इस ऑडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट भी, और जुड़े रहिए इन कहानियों के सफर में।
तब तक के लिए गुड बाय बाय।